जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। देश के अंदर कई मुद्दे अहम हैं और तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा करनी लाजमी है। इन चर्चाओं को करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव, जो कि कांग्रेस नेता हैं और पसमानदा समाज की नुमाइंदगी करते हैं। तो पसमानदा की भी बात होगी। इसके अलावा इस वक्त देश के हालात राजनीतिक समीकरण के एतबार से बड़बोलेपन को लेकर चर्चाओं में हैं। हालात ऐसे हैं कि सत्ता पक्ष के नेता अपने बड़बोलेपन से बाज नहीं आ रहे हैं। विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन विकास की बात में भी ठरक नजर आ रही है। उसी ठरक पर बात होगी। अरुणेश यादव जी का बयान भी लेंगे। तो अरुणेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो एक मामला सामने आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं और दिल्ली में बड़ी अच्छी पहुंच रखते हैं। उन्होंने विकास कार्य गिनवाए हैं और भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य गिनवाते हुए उन्होंने अपने परिवहन मंत्री की तारीफ की है, लेकिन एक चूक कर गए। जो उन्होंने संज्ञा दी है कि सड़कों को कितना चिकना कर रहे हैं, मैं तो खैर उन शब्दों को नहीं कह सकता, अमर्यादित भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। आपके लिहाज से कितना सही है? देखो साहब शादाब जी, पहली बात तो जो आप कह रहे हैं बड़बोलापन, तो बड़बोलापन तो ठीक है, लेकिन हम इसे कहेंगे साहब बदजुबानी और बदनीयती। जी, आपकी महिलाओं के प्रति नीयत कैसी है, उनके प्रति आपके दिमाग में कितनी गंदगी है, जी, कितना आपकी सोच कुंठित है और बिल्कुल। आप किस कदर एक मनवादी विचारधारा से ग्रस्त हैं। बिल्कुल। जिस मनुवाद को लेकर पिछले 1 महीने से चर्चाएं चल रही हैं, विवाद में घिरा हुआ है कि मनुस्मृति बनाम संविधान। राहुल गांधी जी जहां कह रहे हैं कि साहब देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा, वहीं बीजेपी के लोग मनुस्मृति को बढ़ावा देने में लगे हैं। तो मनुस्मृति में ही 9.2 मनुस्मृति और संविधान की बात तो हम करेंगे, चर्चाओं में बना बिल्कुल उठा रही है। मैं सवाल ये पे आ रहा हूं कि महिलाओं के उत्थान की बात करने वाले और महिला सशक्तिकरण की दुहाई देने वाले लोग महिलाओं के लिए कितना आपको यहाँ पर मैं उसी पे आ रहा हूं। नजर आ रहे हैं। मनुस्मृति का 9.2 और 9.3 जो बिंदु है वो साफ तौर पे ये कहता है कि स्त्रियां भोग विलास की वस्तु है, स्त्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए। अच्छा। स्त्रियों को पढ़ने नहीं देना चाहिए, स्त्रियों को घरेलू कार्य करने चाहिए। अब यही कुंठा रमेश बिदूड़ी जैसे बदजुबान और बदनीयत नेता की पब्लिक डोमेन में निकल के आ गई। और ये तो चलो पब्लिक डोमेन में इन्होंने कही, रमेश बिदूड़ी तो कुख्यात हैं संसद के भीतर भी। कुंवर दानिश अली जो अमरोहा से सांसद हुआ करते थे और बड़े सभ्यशालीन नेता माने जाते रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के निजी सचिव भी रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उनको देशद्रोही बताया, उनको पता नहीं क्या क्या आतंकवादी तक बता दिया। और दुर्भाग्य की बात है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ उनका टिकट कटा और अब उनको फिर से विधायकी मैदान में लाया। और अब वो कह रहे हैं कि साहब सड़कें हम ऐसी कर देंगे। मतलब आपका कहने का मतलब ये है अरुण जी कि ऐसे लोगों पर जो बदजुबानी करते हैं और महिलाओं को भी नहीं छोड़ते हैं, और जो संसद में चुनकर जनता जिनको बनाती है सांसद, जो संसद के सदस्य हैं, हमेशा उन पर ही वार करते हैं। पिछली बार भी संसद के एक सदस्य पे उन्होंने वार किया था, बल्कि हालांकि उन्होंने जवाब में कहा था कि अगर मैं भी बिदुड़ जी के जूता मार दूं तो फिर क्या होगा। इसी तरीके से संसद से नवनिर्वाचित चुनी हुई सदस्य जिनके लिए उन्होंने इस तरीके की बात की है, और गांधी परिवार का एक बड़ा चेहरा। हालांकि एक चीज और देख लीजिए, प्रियंका जी पे वो बड़बोलेपन में या बदनीयती से बात तो कह गए, लेकिन अब ट्वीट करके सार्वजनिक माफी भी मांग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी आला कमान से इनको संदेश मिल गया होगा कि तुमने गलत नंबर डायल कर लिया है। और रमेश बिदूड़ी के घर के बाहर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता पहुंच गई है, उनके पुतले फूंके जा रहे हैं, उनकी जो फोटो है उन पे जूतों की माला चढ़ाई जा रही है और उनकी फोटो को जूते से पीटा जा रहा है। और यहां तक कि दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने यह भी कहा है कि अब किसी भी बदजुबान बदनीयती करने वाले छोड़ा नहीं जाएगा, इनके खिलाफ एफआईआर होगी, एफआईआर की जाएगी। ऐसे नेताओं को ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, राजनीतिक विरोध अलग चीज है,
हमारा मोदी जी की विचारधारा से विरोध है, अमित शाह की विचारधारा से विरोध है, हमारा विरोध स्मृति ईरानी से भी रहा। लेकिन स्मृति ईरानी का जब बंगला खाली हुआ तो हमारा नेता खास तौर से ये बोलता है, राहुल गांधी जी ने कहा था कि स्मृति ईरानी जी के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा और उनका जो बंगला खाली हो रहा है तो कोई भी ट्रोल नहीं करेगा। तो ये तो हमारे गांधीवादी संस्कार है। और वहीं आप देखिए गोडसेवादी लोग किस तरीके से बहन बेटियों के खिलाफ छीटाकशी करते हैं, उनको गलत नजरों से देखते हैं, उनको गंदी नजरों से देखते हैं। और विपक्ष का कोई भी नेता होता है उसको आप देशद्रोही और आतंकवादी बताते हो। इस तरह के जो बयान है वो संघ की पाठशाला में सिखाए जाते हैं, और जो आरएसएस की पाठशाला में जो लोग रहते हैं उनके विचार आचार और संचार उनका उसी तरीके का हो जाता है। अरुण जी, यहाँ पर मैं आपसे एक व्यक्तिगत अपनी राय रख के एक सवाल करना चाहता हूँ। जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने बयान दिया है और उन्होंने सीधे सीधे एक महिला और देश की ऐसी महिला और आपकी पार्टी की एक बढ़िया चेहरा और नवनिर्वाचित संसद सदस्य हैं, उनको जो इन्होंने कहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये पहले से सुनियोजित तरीके से कहा गया हो, मुद्दों को भटकाने से ये कहा गया हो? ये पूरी प्लानिंग है। और दूसरी बात मैं बताऊं, प्रियंका गांधी जी को सिर्फ आप विपक्ष के नेता नहीं मान सकते। प्रियंका गांधी जी इस देश की बेटी है। वो एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती हैं जिस परिवार के 3-3 लोगों ने देश के लिए शहादतें दी है। जी। ऐसा परिवार जिसका इस देश के विकास में, इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे चलाने में बड़ा योगदान रहा है। जी। ऐसे परिवार की कोई महिला है, और बेटी तो बेटी होती है, चाहे वो मोदी जी के घर की बेटी हो, चाहे योगी जी के घर की बेटी हो, चाहे रमेश बिधूड़ी के घर की बेटी हो। हम अपने विपक्ष के किसी भी नेता की बेटी के खिलाफ कभी अभद्र टिप्पणी नहीं करते हैं। आपकी हमसे वैचारिक लड़ाई है तो आप हमसे वैचारिक तरीके से लड़िए। बहन बेटियों के ऊपर इस तरीके से जो आप उनको अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और राजनीति को जो आप कलंकित कर रहे हैं, तो ये एक गलत परिपाटी बीजेपी चला रही है, आरएसएस चला रही है। अब आपके चैनल के माध्यम से एक सीधा सा सवाल है जी, क्या दिल्ली बीजेपी की जो दिल्ली कमेटी है, या प्रधानमंत्री मोदी या नड्डा जी या अमित शाह जी, क्या रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था और उसके बाद भी अमित शाह की तरफ से कोई ना तो स्पष्टीकरण दिया गया, ना माफीनामा आया, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, उसी तरीके से क्या रमेश बिधूड़ी को भी ऐसे छोड़ दिया जाएगा? जो इन्होंने बयान दिया, अपनी बदचलनी का परिचय दिया और ये बदचलन दिखाई दिए हैं इस टाइम, तो इस परिचय को देने के बाद इन्होंने तत्काल रूप से माफी भी मांग ली। तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ अहम मुद्दे ऐसे हैं जो संसद में उठाए जाने थे, जो राहुल गांधी लगातार उठाते चले आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है? तो उनका जो घेराव कांग्रेस ने किया है या विपक्ष ने जो उनका घेराव किया है, उत्तर प्रदेश से चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी हो, सारे जितने विपक्ष के नेता हैं वो सक्रिय तरीके से भारतीय जनता पार्टी को, सत्तारूढ़ पार्टी को घेरते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी घिरती नजर आ रही है, इसलिए वो ये पैंतरे चल रही है, राजनीतिक पैंतरों का इस्तेमाल कर रही है? देखिए, पैंतरेबाजी में तो बीजेपी माहिर है ही। एक नेता गलत बयानबाजी देता है, मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया जाता है। अभी आप देखिए, आज मोदी जी गाजियाबाद में एक जगह, एक गाजियाबाद में कोई फंक्शन था महाकुंभ को लेके, उसका डिजिटल इनॉग्रेशन था, तो वहां पहुंचे हुए थे और उनका टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है, लेकिन नेशनल मीडिया पे इस खबर को चलाया ही नहीं जाता। बिल्कुल, बाकायदा सोशल मीडिया पे क्लिप विपक्ष का अगर कोई नेता उसके साथ कुछ गड़बड़ी हो जाती तो ये हास्य का विषय बन जाता, और पूरे देश ही नहीं, मुझे लग रहा है सुदूर विदेशों में भी जाके ये नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज बन जाती। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो 11 साल से लगातार भाषण दे रहे हैं और टेलीप्रॉम्प्टर बंद होने के बाद 2 शब्द नहीं बोल पाए, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। मेरा डायरेक्ट मोदी जी पे निशाना नहीं है, आप इससे ये अंदाजा लगाइए कि बीजेपी के नेताओं का बौद्धिक स्तर कितना है। उनको सिर्फ सिखाया पढ़ाया जाता है। देखिए, ये तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेलीप्रॉम्प्टर किसी का भी बंद हो सकता है, लेकिन हाँ, ये गौर करने वाली बात है, मीम्स बन जाते हैं। राहुल गांधी ने बंद हो जाएगा तो हेलो हाय कुछ तो 2-4 बातें तो आप कह सकते हैं। आप भी खबरें पढ़ते हैं, हम तो टेलीप्रॉम्प्टर से बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली आप कोई भी पत्रकार अगर टेलीप्रॉम्प्टर से खबर पढ़ता है, अगर वो बंद हो गया तो क्या वो खबर पढ़ना बंद कर देगा? अरुण जी, सवाल ये है कि देश का मुखिया अगर
अगर देश की जनता को संबोधित कर रहा है और उनकी स्क्रिप्ट बीच में रुक जाती है, तो वो दूसरी भी बात को कर सकते हैं। जो उनका टॉपिक टेलीप्रॉम्प्टर पर चल रहा था, उसको उससे हटके भी दूसरी बातें कर सकते हैं। लेकिन उनकी वीडियो क्लिप भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर मीम्स उनके भी बन रहे हैं, क्लिप जारी है और लोगों को पता लग रहा है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री कितनी अक्ल रखते हैं। लेकिन सर, दूसरा एक सवाल उठता है कि देश के अंदर, अब दूसरे मुद्दे पर आ जाते हैं कि बीपीएससी छात्र जो है वो धरने प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। एक छात्र की वहां पर शहादत भी हो गई है। हम जी। उसकी मौत नहीं कहेंगे, शहादत हुई है। शहादत। अपनी मांग मांगते मांगते वो बेचारा शहीद हुआ है, उसके माँ बाप परेशान है। वहीं पर एक नेता प्रशांत किशोर धरना प्रदर्शन के अंदर बैठते हैं, दूसरी जगह बैठते हैं हालांकि, और उनकी वैनिटी वहां पर आ जाती है, तो उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और उन पर भी दुनिया भर के आरोप लग रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? देखो, प्रशांत किशोर पांडे ने पहले तो जब वो कंबल बांटने आए थे छात्रों को, जी तो वहां छात्रों के साथ बदसलूकी करी, और ये सत्ताधारी दल द्वारा प्लांटेड है, जी मुद्दे को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, उस आंदोलन को भ्रमित करना चाह रहे हैं। अब जब वो दूसरी जगह गांधी मैदान में धरने बैठे हुए हैं, तो भैया ये बताइए, जब आप धरना दे रहे हैं तो वहां वैन की क्या जरूरत है? और जो वैन आई है, वो वैन किस नंबर की है? पंजाब की वैन है, और वो किस कंपनी की, किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? जी जानकारी करी है। देखो, पत्रकारों से कोई चीज नहीं छुपती, जानकारी करी गई तो वो साहब आप जान के अचंभित होंगे, वो बीजेपी के नेताओं के नाम पे रजिस्टर्ड वैन है। तो इसका साफ साफ ताल्लुक ऐसे लगता है कि बीजेपी द्वारा प्लांटेड है पीके पांडे। और प्रशांत किशोर पांडे कभी भी जी मोदी जी से सवाल करते हुए नजर नहीं आएंगे, सत्ताधारी दल की कमियां निकालते हुए नजर नहीं आएंगे। सारी कड़ियां बीजेपी से क्यों जोड़ देते हैं रुनीश जी? अगर वो वैनिटी वैन वहां पकड़ी गई, वैनिटी वैन का खुलासा हुआ, वो भी भारतीय जनता पार्टी की भेजी हुई थी आपकी नजर में? देखिए साहब, एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। शादाब जी, आप उस वैन का रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को गूगल करके सर्च कर लीजिए। तमाम ऐसी साइटें हैं जो ओनर का नाम बता देंगी। जी ओनर का नाम देखिए, ओनर का नाम वो बीजेपी का है कि कहीं भी अगर विरोध के सुर आते हैं तो उन विरोध के सुरों को दबाने के लिए कहीं ना कहीं राजनीति बीजेपी कर रही है। बीजेपी कर रही है। देखिए, वो विपक्ष का मुद्दा है, इंडिया गठबंधन का मुद्दा है। जी बिहार में बीपीएससी का जो परीक्षा होती है, पर्चा लीक हो रहा है, उसको कह रहे हैं कि भैया इकट्ठा कराओ, आप अलग अलग परीक्षा क्यों करा रहे हो, पेपर लीक क्यों करा रहे हो। नीतीश जी इसमें घिरे हुए हैं, तमाम बीजेपी की डबल इंजन सरकार इसमें घिरी हुई है, विपक्ष हमलावर है। तो अब मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इनकी पीके पांडे की जो है वो एंट्री करा दी गई, जिससे कि वाहवाही पीके पांडे लूट जाए। पीके पांडे अभी 2025 में चुनाव आने वाला है बिहार में, वहां वो निर्दलीय अपने अलग कैंडिडेट खड़े करेंगे, वो इंडिया गठबंधन के वोट काटने की कोशिश करेंगे, वोट कटुआ बन के निकल के आएंगे। लेकिन जनता तो समझती है सब कि पीके पांडे जी की जो फितरत है वो क्या है। हमेशा वो तेजस्वी जी पे हमलावर होते हैं। भैया, अभी तेजस्वी जी सत्ता में है, राहुल जी अभी सत्ता में है। जब सत्ता में हो तब सवाल करना, आप नीतीश से सवाल करो, आप मोदी जी से सवाल करो। चलिए अरुणेश जी, आपने दोनों मुद्दों को बीजेपी पर लपेट दिया। तीसरा एक बड़ा मुद्दा आप ही के उत्तर प्रदेश से आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक चीख चीख के कह रहे हैं कि डेली 50,000 से ज्यादा गायों को काटा जा रहा है और उसमें अधिकारी शामिल हैं। तो अधिकारी किसके हैं? कानून व्यवस्था किसकी है? उन्हीं की है। कानून व्यवस्था उन्हीं की है, योगी बाबा की है, डबल इंजन सरकार की है। और जो विधायक इस बात को कह रहे हैं वही विधायक, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, गाजियाबाद की एक विधानसभा के विधायक है, और वही विधायक पिछली बार गुजर है सब जगह के खिलाफ धरने पे भी बैठे थे, विधानसभा के अंदर बैठे थे। और दुर्भाग्य की बात है कि इस खबर को नेशनल मीडिया ने नहीं दिखाया। आप जैसे कुछ लोगों ने उस खबर को दिखाया, खबरें चली, यूट्यूब पे खबरें आई, सोशल मीडिया पे खबरें आई, एक्स के माध्यम से खबरें फैली। अब कल से जो इनका वीडियो विधायक जी का वायरल हो रहा है, तो अब इसमें जरा पूछा जाए कि जो इतना बड़ा लेवल पे, लार्ज स्केल पे, करोड़ों अरबों रुपए का जो ये घोटाला हो रहा है, जो गौ माता को काटा जा रहा है, तो इसमें जो दोषी है अपराधी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, कौन कार्रवाई सुनिश्चित करेगा? क्या सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ जी इसमें अपराधी होंगे, या जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी इसमें लपेटे में आएंगे, या फिर सबसे मुख्य सवाल ये है कि क्या इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा और बलि की बेदी पे विधायक जी को चढ़ा दिया जाएगा? सवाल कई है।
लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें भी कुछ ना कुछ लीपापोती होगी। हालांकि बहुत सारा मामला सामने खुलकर आया है जब से ये वीडियो वायरल हुई है। नंदकिशोर गुर्जर विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, और जब से उनका ये वीडियो वायरल हुआ है तब से सोशल मीडिया पर बहुत सारे एक्टिव लोग ये बता रहे हैं कि अल कबीर कंपनी के मालिक सतीश सब्बरवाल की भी जांच होनी चाहिए। उनको भी देखना चाहिए कि आखिर उनके कनेक्शन किन पार्टियों से हैं। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। अरुणेश यादव ने बेबाकी से अपनी बात को रखा। हालांकि रमेश बिदूड़ू की यहाँ पर बात बिल्कुल गलत है, और सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तबका जो कि अमन पसंद है वो इस बात को कह रहा है कि रमेश बिदूड़ी को इस तरीके से किसी भी महिला को नहीं बोलना चाहिए था। हालांकि लोग प्रियंका गांधी में इंदिरा की झलक देखते हैं और कांग्रेस नेता इसको बहुत ज्यादा डीपली ले रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के सुर लगातार जारी हैं। इस पर मैं एक ही बात कहूंगा, क्योंकि रमेश बिदूड़ी शायद भूल गए हैं कि उनके घर में भी बहन है, बेटी है, और भारतीय जनता पार्टी में भी महिला नेत्रियां हैं। तो इस पर मैं चंद लाइनें अरुणेश जी बोलना चाहता हूं और अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि ये आग अपना पराया नहीं देखती। आज जो रमेश बिदूड़ी बोल रहे हैं, उनके घर में बेटियां हैं और भाजपा में भी नेत्रियां हैं। ये आग अपना पराया नहीं देखती, घर किसी और का जलाने की तो जिद छोड़ दे, खून नाहक बहाने की तो जिद छोड़ दे, और ये आग अपना पराया नहीं देखती, घर किसी और का जलाने की तो जिद छोड़ दे। बिल्कुल बहुत सही बहुत कहा, बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद।